नाज़रीन आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली और आज तकरार में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सबाउद्दीन ताज साहब, जो अमेरिकन पॉलिटिशियन हैं, डेमोक्रेट हैं, जो मिशिगन में कैंटन से कांग्रेस का इलेक्शन लड़ चुके हैं और हिंदुस्तान के एक मशहूर सियासतदान सैयद शहाबुद्दीन साहब के छोटे भाई हैं। आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका शुरुआती जो सफर रहा अमेरिका का, जाहिर सी बात है बिहार के रहने वाले हैं, उसके बाद आप ब्रिटेन होते हुए अमेरिका गए, तो किस तरह का ये सफर था, कैसे आप वहां गए और डॉक्टर होने के बाद कैसे आप सियासत में वहां दाखिल हुए? पहली चीज ये है कि जाहिर है हम लोग जो हिंदुस्तान के ग्रेजुएट थे, हम लोगों का सफर ज्यादातर इंग्लैंड का रहता था और उसी हिसाब से हम भी गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये हुआ कि अब इंग्लैंड में हम लोग ज्यादा रह नहीं सकते, तो हमारे पास दो चॉइस थी, या तो हिंदुस्तान वापस आ जाएं या फिर आगे बढ़ें। हिंदुस्तान आने का जहां तक सफर था वो कई बार हम लोगों ने कोशिश की, दिमाग में भी रहा, कई बार ट्राई भी किया, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नजर आता नहीं। और उसके बाद फिर और यह है कि मुश्किलें बढ़ती गईं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 1982 में हम लोग अमेरिका माइग्रेट कर जाएं। और इसी दौरान जो हमारा रुझान पॉलिटिक्स में गया वो 2007 से गया। जहां तक हमारा नजरिया है, कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे यहाँ जो कि सम रिलीजियस पॉइंट एंड सोशल पॉइंट probably we align more with Republican Party, but हमारी फिलॉसफी हमेशा लाइफ में रही है कि रिलीजन इज योर पर्सनल मैटर, nobody should put religion first ahead of the people. तो स्टेट का और चर्चेस का सेपरेशन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है रिलीजन आने का, नो मैटर आप किस रिलीजन के फॉलोअर हो। तो हमने ये कहा कि भाई एज एन इलेक्टेड ऑफिशियल, no matter what party you belong to, you can't impose your religion on anybody else. वो आप नहीं कर सकते हैं, आपकी अपनी पॉइंट वही है, that's your personal thing, you follow whatever you want to do and let other people follow. तो इस वजह से हमें डेमोक्रेटिक पार्टी में आसानी नजर आई। उसमें you are at home, it's a party of minorities essentially, that's what I call it. और लोगों को ताज्जुब भी होता है कि भाई being a Muslim, how can you be working with the Jewish people? मैं ये सवाल आपसे करने वाला था। आपने जवाब में कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ज्यादा ये समझी जाती है और डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में कहा जाता है डोमिनेटेड बाय ज्यूइश फिलॉसफी और ज्यूइश इन्फ्लुएंस। वैसी पार्टी में आप किस तरह से कंफर्टेबल हुए एक, और उसके बाद वो कैसी ये सूरत हाल थी कि आपको वहां से टिकट भी मिला, आपने कंटेस्ट भी किया और बहुत कम वोटों से आपकी शिकस्त हुई? बिल्कुल। अब एक तो सबसे बड़ी चीज है कि सोशल जस्टिस जो है हमारे यहाँ वो डेमोक्रेटिक पार्टी में ही है, और सोशल जस्टिस और बेसिक जो इन्फ्लुएंस भी है, उसमें आएंगे, हम आपको बताएंगे। सोशल जस्टिस जो वहीं से शुरू होती है हमारी, कि जो हमारी कॉज है, बिकॉज वी रियली फाइट फॉर डाउन ट्रॉडन, जो माइनॉरिटीज हैं, इलिटरेट हैं, एजुकेशन है, जॉब्स हैं, ये सब नजरिया जो हम लोगों का है। जाहिर है हम लोग माइनॉरिटीज ज्यादा सफर करते हैं मेजॉरिटी पॉपुलेशन से, तो उनकी आवाज उठाने के लिए जो हम लोग हैं पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हमारे यहाँ जो इन्फ्लुएंस है इनका जूइश का, उसका सिर्फ एक ही इन्फ्लुएंस था, बिकॉज व्हेन दे स्टार्टेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हेन दे केम टू यूएसए, उन्होंने देखा कि उनके सर्वाइवल सिर्फ माइनॉरिटीज में ही हो सकता है, एंड द पार्टी हु सपोर्टेड देम डेमोक्रेटिक पार्टी। अच्छा, यूरोपियन हिस्ट्री आप उठा के देख लें, यूरोप में भी जूस बहुत अमीर थे और बहुत एजुकेटेड भी थे, लेकिन एक चीज की कमी थी, उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं था। तो पॉलिटिकल कैपिटल नहीं रहने की वजह से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में जब हिटलर साहब पावर में आए, तो उन्होंने पहला काम यह किया कि आइदर यू ज्वाइन अस और लीव अस। तो सारे लोगों को छोड़ना पड़ गया। तो हमें तो अच्छी तरह से याद है कि जब हम इंग्लैंड 74 में गए थे, तो ज्यूइश पीपल यूज्ड टू हाइड देमसेल्फ। अच्छा, वो हाइड करते थे अपने को, लोगों ने आइडेंटिटी रिवील नहीं करते थे, नॉर्मली आइडेंटिटी नहीं करते थे। और वही नहीं, हम आपको एक मिसाल दे दें, मैडलिन अल्ब्राइट हु वाज आवर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हर पेरेंट्स वर ज्यूइश बट शी वाज ब्रॉट अप एज ए क्रिश्चियन। अच्छा, इसी वजह से वो उन्होंने अपने किताब में लिखा है
अच्छा, Madeleine Albright, and she was a very successful Secretary of State during Clinton's time. जी, तो ये सब चीजें होते हुए तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम पैसे तो कमा लेंगे, एजुकेशन भी हमारे पास हो जाएगी, लेकिन हम पॉलिटिकल कैपिटल गेन करेंगे। अच्छा, अमेरिकन सिस्टम में पॉलिटिकल गेन करने का तरीका एक ही है कि आइदर यू बिकम ए कैंडिडेट और यू सपोर्ट ए कैंडिडेट। हर आदमी तो कैंडिडेट हो नहीं सकता है, और जाहिर एक कौम के सारे कैंडिडेट भी नहीं हो सकते। तो उस वजह से ये है कि दे स्टार्ट लुकिंग फॉर पीपल who can follow the same ideology what they have, which is the survival. That's the main word, survival. हमारे लिए सर्वाइवल है वो, और इसी वजह से हम इंटर किए पॉलिटिक्स में कि भाई आई एम लुकिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ माई चिल्ड्रन। कल होके कोई यह ना कहे कि तुम कौन हो, अपने घर जाओ, और उसका एक ही तरीका है अपने बचाने का, यू गेट इन्वॉल्व। और जो शुरू का मतलब यही था कि हमें पार्टी किसको चूज करना है। उसके बाद नहीं, लेकिन आपने कहा कि 2007 में आप सियासत में आए हैं, उसको हम अब 12-5 साल में आपको टिकट भी मिल गया, कैसे ऐसा हुआ? हाँ, हुआ ये कि 7 में जब हम पॉलिटिक्स में आए तो हमने सिटी काउंसिल के लिए रन किया। अच्छा, एक रिपब्लिकन टाउन में, रिपब्लिकन टाउन में सिटी काउंसिल के लिए रन किया। उसका नाम है कैंटन, मिशिगन। उसकी आबादी है तकरीबन 90,000। उस 90,000 पॉपुलेशन में हमारी 8% माइनॉरिटीज हैं, which includes Indian, Asians, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और कुछ अफ्रीकन अमेरिकन, बाकी सब वाइट। तो यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा थोड़ा सा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत जारी रहेगी। बहुत तफसील में बता रहे हैं डॉक्टर सबाउद्दीन ताज साहब कि किस तरह से पहला इलेक्शन इन्होंने सिटी काउंसिल का किया, लड़ा, और उसके बाद उनका आगे का सफर हुआ। लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जाइएगा नहीं। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ डेमोक्रेट डॉक्टर सबाउद्दीन ताज साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत हो रही है उनके सियासी सफर के ऊपर। डॉक्टर साहब, आपने सिटी काउंसिल का पहला इलेक्शन लड़ा, और वो भी रिपब्लिकन डोमिनेटेड टाउन में, और उसके साथ ये हुआ कि लोग हंसते थे हम पर कि एक तो ये फॉरेनर, दूसरा बाहरी नाम, ये यहाँ पे कभी जीत नहीं सकता। उसके बाद डेमोक्रेट कभी रिपब्लिकन हिस्ट्री में नहीं जीता उस शहर में। आज 200 साल की हिस्ट्री हमारी। तो हम पहले डेमोक्रेट थे जिनको 60%, 59% वोट्स मिले थे हमको। अच्छा, सो आई वॉज द फर्स्ट वन टू विन इन कैंटन एज ए डेमोक्रेट। तो जाहिर है जीतने के बाद तो आपने ये पूरा तारीख लिख दी वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। तो उससे फायदा हमें ये हुआ कि हमारी पार्टी को एक इंसान नजर आ गया, और वहाँ पे फुट होल्ड हो गया, फुट होल्ड हमारा हो गया। तो उसके वजह से हमारी ये होगी कि जितने सेनेटर हमारे स्टेट के हैं या कांग्रेसमैन हैं या चीफ ऑफ द पार्टी हैं, इन लोगों ने जाहिर हमसे मिलना शुरू कर दिया। इलेक्शन से पहले कोई हमको नहीं जानता था। और तो इलेक्शन जब आपने सिटी काउंसिल लड़ा तो कैसे आपको 59% वोट आ गया? और वहां पे एक तरीका है जो बहुत पुराना तरीका है, हाउस टू हाउस। आप घर में हर को नॉक करें डोर। आप रिपब्लिकन्स के यहाँ भी गए? हम सबके यहाँ गए। लोगों ने हमसे ये भी कहा कि भाई हम लोग तो कंजर्वेटिव वोटर हैं, लेकिन चूंकि आप हमारे डोर पे आए हैं और आप डॉक्टर हैं, हम आपको वोट करेंगे। वाह जी। तो उसे चूंकि उनको चॉइस थी 4 सीट्स की, 4 सीट्स को उनको चाहिए था, चॉइस का था। तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे कंजर्वेटिव करते हैं तो आपको भी करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। और जीतने के बाद और इलेक्शन डे में आई गॉट द हाईएस्ट वोट। अच्छा। तो वो भी था। तो उसके वजह से ये डेमोक्रेटिक पार्टी को एक रास्ता मिल गया। जाहिर है कुछ साल गुजर गए। ये कब की बात थी? ये 2008 की। 2008 की। तो 2008 में जब प्रेसिडेंट साहब हुए तो जाहिर है वो भी एक मिरेकल था हमारे हिस्ट्री में। बराक ओबामा एज द फर्स्ट अफ्रो अमेरिकन टू विन प्रेसिडेंसी, एंड देन आई वाज द फर्स्ट एशियन टू विन इन कैंटन।
तो वहां से सिलसिला चला। तो फिर यह है कि जाहिर है जो कांग्रेशनल रेस होता है तो लोग ये देखते हैं कौन कैंडिडेट है कौन नहीं है। तो वहां पे पहले प्राइमरी इलेक्शन होता है, तो प्राइमरी इलेक्शन हम 22% से जीते। अच्छा। एक वाइट अमेरिकन के अगेंस्ट में। तो जाहिर आई हैड बैकिंग, चूंकि हम ऑलरेडी इलेक्टेड ऑफिशियल थे। ही वाज नॉट एन इलेक्टेड ऑफिशियल बट ही वाज रनिंग ऑन हिज नेम। अच्छा। बिकॉज ही वाज अ वाइट अमेरिकन एंड आई वाज अ फॉरेनर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उस वक्त भी उस पे भी आप 22% वोट से प्राइमरी जीते। आई गॉट 62% ऑफ द वोट्स एंड ही गॉट 38%। तो फिर जब फाइनल में पहुंचे हम लोग नवंबर 2012 में, हम सब यहाँ पे आपके इलेक्शन पे नजर रख रहे थे और सारे हिंदुस्तान को ये था कि सैयद सबाउद्दीन ताज साहब जीतेंगे। लेकिन सब कुछ होने के बाद ये पूरी हुई सारी जो रिपोर्ट्स आ रही थी उस दिनों में फॉलो भी कर रहा था, और जाहिर सी बात है कि चूंकि सारे लोगों से यहाँ ही बात हो रही थी, शाहब साहब से बात हो रही थी, अफजल साहब से बात हो रही थी, तो ये लग रहा था कि जो फीडबैक है कि आप वहां से इलेक्शन जीत रहे हैं। लेकिन आखिरी मोमेंट में क्या हुआ कि आप हारे, लेकिन बहुत कम वोट से हारे। अब ये तो सच है कि हम हर पोल्स में लीड कर रहे थे, और लेकिन वहां पे एक ग्रुप होता है जो जैसे पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज टाइप की होती है, तो उसको वहां पे कहते हैं सुपर पैक्स। सुपर पैक्स। तो सुपर पैक्स ने विच वाज एसेंशियली ए वेरी राइट विंग कंजर्वेटिव पैक्स, इन द लास्ट 2 weeks ऑफ द इलेक्शन they spent $1.5 million on radio, TV and ads. Okay. Flyers जो होते हैं। जी जी। And essentially what they tried to depict me as a supporter of Hamas and Hezbollah. और उसका रीजन ये था कि हमारे यहाँ एक सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की। आपकी कुछ तस्वीरें भी छपी उस हवाले से। उसको केयर कहते हैं, CAIR, काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन। जी। उनसे आपने फंड्स लिए थे? उन्होंने आपकी फंडिंग की थी। कहीं ना कहीं वो कनेक्शन तो हो गया था। हाँ, नहीं, उससे पहले हम उनको फंड करते थे। अच्छा। हम नॉर्मली, चूंकि हर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे यहाँ कैसे वो सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन है, एक उसको कहते हैं ACLU, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज, वो अफ्रीकन अमेरिकन को सपोर्ट करता है। से एंटी डिफेमेशन लीग है, वो जूइश लोग को हेल्प करते हैं। उसी तरह से हम लोगों का केयर है, सो वी फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द मुस्लिम। राइट। सो ऑब्वियसली आई बीन दैट डोनर, आई वाज अ डोनर टू केयर। ओके। Which every year there is an annual banquet, you always pay for it. आपको कभी अंदाजा था केयर के साथ आपका एसोसिएशन आपको इलेक्शन में नहीं, बिल्कुल नुकसान पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं था, इसलिए नहीं था। लेकिन हमको ये अंदाज था कि इफ देयर वुड बी some direct relationship, then I may run into problem. But later on हुआ ये कि हमारे पास 2 अफ्रो अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं who happen to be converted Muslims, but they are Afro-Americans. उनका नाम अभी भी अमेरिकन नेम है। अच्छा। तो वो जीतते हैं अपने अफ्रो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूंसी से। अच्छा। तो उनको केयर हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर है वहां पे तो कुछ हुआ नहीं। ये एक मेरे लिए फंड रेजर हुआ था LA में। जी। तो वहां के लॉस एंजलिस में, तो वहां के ऑर्गेनाइजर्स ने हमसे कहा कि हम केयर के साथ करते हैं। हम भाई केयर के साथ ना करो हमारा, तो हम कीथ एलिसन का तो करते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम हुआ? कि हम देखो कीथ एलिसन नहीं, हम सैयद ताज हैं, फर्क है दोनों में। और आप सही थे। आप सही थे। तो हुआ ये कि जितना नॉर्मली जब हम लोग फंड रेजर में आउट ऑफ टाउन जाते हैं, क्योंकि आपका वक्त इन्वॉल्व होता है, तो यू यूजुअली आस्क देम कि आप कितना रेस करेंगे हमारे लिए, कि वहाँ इलेक्शन बहुत एक्सपेंसिव है। तो उन्होंने हमसे कुछ वादा किया था कि हम करेंगे, तो उनकी उस दिन रेज नहीं हुई। तो जितने चेक्स जमा हुए थे कुछ लोगों ने हमारे नाम पे लिखा था, वो तो हम तो लेके आ गए, वो मेल से आ गया। अच्छा, वो इलेक्शन का हमारा 4 वीक था, तो उस जमाने में हम उस पर नजर डाल नहीं रहे थे कौन हमको चेक भेज रहा है कौन नहीं भेज रहा। स्टाफ वाज लुकिंग एट इट। तो जाहिर है, एंड दैट वाज जस्ट $1,000। लेकिन वो बहुत महंगा हो गया। वो महंगा हो गया। एक चीज और हम लोगों ने सुनी थी कि जब आपके इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था डेमोक्रेट का और आपके इलेक्शन सर पे था, तो एक तो ये कि आपका जो बताया गया
कि हिजबुल्लाह और हमास के साथ रिश्ता है, एक वजह ये, और कुछ लोगों ने, आप उसकी वजाहत कीजिए सही है या गलत, कुछ लोगों ने शायद ये भी कहा कि ये बात भी वहां फैलाई गई कि इनके बड़े भाई सैयद शहाबुद्दीन साहब भी मुस्लिम हार्ड लाइन पॉलिटिशियन है इंडिया में, और इसको लेकर के भी आपको शायद कुछ नुकसान हो गया। ये लास्ट मिनट पे हुआ है एक शहर में, वो जनरलाइज नहीं था, लेकिन जाहिर है एक शहर का भी सही बात है। ये सही बात है कि इफ यू वांट टू लुक एट हिम, लुक एट हिज ब्रदर। ये था बट इट वाज नॉट इन द मेन स्ट्रीम मीडिया केयर वाज एनफ। पहले तो उन लोगों ने शुरू किया हमको एज ए सोशलिस्ट, तो हम कहे भाई हम डॉक्टर हैं, आई एम ए पब्लिक सर्वेंट, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट आई डू एवरी डे इन माय लाइफ। हम तो पब्लिक सर्विस के लिए जा रहे हैं, हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है कि हम किसका इलाज करते हैं, उसी तरह से कोई भी आता है इलाज करते हैं। तो आप हमें और उसका हमने उनको जवाब दिया था कि भाई आई एम इंडोर्स्ड बाय द पुलिस एसोसिएशन बट आई एम नॉट ए पुलिस मैन, आई एम इंडोर्स्ड बाय द टीचर्स एसोसिएशन, आई एम नॉट ए टीचर, ऑफ कोर्स आई एम इंडोर्स्ड बाय डॉक्टर्स, आई एम ए डॉक्टर। तो इस तरह बताया था क्या, तो दैट वो खत्म हो गया। तो ये जो केयर का आया वो दैट हैपेंड जस्ट विद इन द लास्ट 2 वीक्स। कितने वोट से आप इलेक्शन हारे? तकरीबन 10,000 वोट से। अच्छा। लेकिन पोलिंग हमारी 160,000 हुई और हमारे अपोनेंट की 170 हुई। नॉर्मली उस सीट को जीतने के लिए 150,000 वोट चाहिए आपको, उससे ज्यादा आपको आया 10,000, लेकिन जीत की इससे। सुभाष साहब, यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे डेमोक्रेट क्या सोचते हैं वेस्ट एशिया के बारे में, जिसको हम लोग यहाँ पे मिडिल ईस्ट कहते हैं, जो तनाज़ा मशरिक़ वस्ता में है, जो तनाज़ा इराक में है, जो तनाज़ा सीरिया में है। लेते हैं ब्रेक। प्यार करती हो मुझसे? करती हूँ। अमीर नहीं हूँ तुम्हारी तरह, जानती हूँ। फिर भी सोच लो। सोचना क्या, अब तो हो गया। तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? ताजमहल तो नहीं बनवा सकते, लेकिन जान दे सकते हैं तुम्हारे लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे साथ डेमोक्रेट सैयद सबाउद्दीन ताज साहब मौजूद हैं। वो अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब हम उनसे उन सारी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे जो हम लोगों के बड़े दिल के करीब है। मशरिक़ वस्ता, मशरिक़ वस्ता से की जब हम बात करते हैं तो इसराइल का तनाज़ा, इसराइल पे अमेरिका का मौक़िफ़, और अभी हालिया दिनों में बात करें तो ISIS यानी दाइश के बारे में अमेरिका क्या सोचता है। सबाउद्दीन साहब, ये बताइए कि जब डेमोक्रेट बराक ओबामा जीत करके पहली बार सदर बने थे वाशिंगटन में, तो ये माना जा रहा था कहीं ना कहीं मशरिक़ वस्ता की जो लड़ाई है और जो मसला है फिलिस्तीन का, वो हल होगा। 2 नेशन स्टेट के बारे में हमेशा बातचीत होती है, बराक ओबामा ने उसको बहुत खुल करके हिमायत भी की, लेकिन दूसरी बार भी सदर हो गए हैं और अब उनका वक्त भी खत्म होने की तरफ जा रहा है। कुछ हुआ नहीं, कैसे देखते हैं आप? जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोगों ने फेस किया यूनाइटेड स्टेट्स में, कि बाहर में प्रेसिडेंट्स की पावर लगती है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है। अनफॉर्चुनेटली मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है? पावर जरूर है, लेकिन हमारी पावर जो है वो कांग्रेस और सेनेट के पास ज्यादा है। अच्छा। विच मीन्स अगर हम इंशाल्लाह इलेक्टेड होते तो हमारी एक वॉइस होती जो कि प्रेसिडेंट से ज्यादा हो सकती थी। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो पॉलिसी अभी भी गवर्न होती है वो जूइश लॉबी से बहुत ज्यादा गवर्न होती है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। जहां तक हमारा सवाल है, प्रेसिडेंट अभी भी उसके लिए तैयार हैं और अभी भी पुश कर रहे हैं, और सिर्फ इनकी ही नहीं, अगर आप हिस्ट्री उठा लें तो हमारे कार्टर साहब के जमाने से ही चला आ रहा है। जी बिल्कुल। 2 नेशन थ्योरी हम लोग शुरू से कब बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाता है। कैंप डेविड होता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता है। आप क्लिंटन साहब को देख लें, लास्ट मोमेंट तक था हम लोगों को कि आज ये छोड़ रहे हैं, आज साइन हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। तो अनफॉर्चुनेटली देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच गवर्न्स, लेकिन ये पॉलिसी सही है। और जाहिर है हम लोग जो ये कहते हैं कि भाई जो भी आए, जब भी लाए गए, ये तो एक ब्रिटिश पॉलिसी थी, उन्होंने डिवाइड एंड रूल हर जगह किया, एंड दिस वाज वन ऑफ देम। तो ये लोग तो कहीं और जाने वाले नहीं, जाहिर है इनके साथ है, लेकिन जो चीजें पैलेस्टीनियंस के साथ हो रही वो भी गलत है। तो जहां तक सवाल है कि हम लोगों का हमेशा ही रहा कि साहब वेस्ट बैंक में आप बढ़े ना आगे, आप उस रोज बढ़ रहे हैं और रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं
और उसका एक ही प्रॉब्लम होता है कि हमारे जो हमास और हिजबुल्लाह वाले वो कहते हैं कि हम इसराइल को एग्जिस्ट नहीं करने देंगे, तो वो तनाज़ जो है वो कभी खत्म होता नजर नहीं। एक बात बताइए ताज साहब कि ठीक है, आपकी जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उस पर ज्यूइश इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, उसी इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए इस बात के लिए राजी नहीं किया जा सकता है कि दो स्टेट को प्रॉपर्ली डिमार्केट करके मसले का हल निकाला जाए। इसलिए कि अगर बराक ओबामा के पीरियड में ये नहीं हुआ तो फिर अगले किसके पीरियड में हो सके। ये माना जा रहा था कि ही इज ए स्टेट्समैन, नोबेल प्राइज भी मिला उन्हें, सब कुछ हुआ, लेकिन बात कहीं बढ़ नहीं रही है। तो कौन से लोग हैं जो इसको रोक रहे हैं? क्या हमास और हिजबुल्लाह रोक रहा है या ज्यूइश इन्फ्लुएंस ज्यादा उसको रोक रहा है? You ask me personal question, I would say it's both. It's both. And the reason is both is, अगर सिर्फ आपका पैलेस्टीनियन और इसराइल के क्वेश्चन को आप हटाते हैं तो you just look at the unrest in the Arab world itself. Arab world जो अभी है हमारे ख्याल से या तो मोनार्की है या डिक्टेटरशिप। मोनार्की और डिक्टेटरशिप में ये लोग सिर्फ पर्सनल गेन के लिए दूसरों सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप ले लें इसराइल, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड USA. These five are together. And the reason they are all together because they want to protect the kings, the dictators. एक मुहिम चली तो ये कंट्राडिक्टरी नहीं लगता है? अमेरिका जो इतना बड़ा डेमोक्रेसी का और डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इतना बड़ा अलंबरदार है, वो दूसरी तरफ मोनार्कीज को और डिक्टेटोरियल रिजिम, मुझे याद है डॉक्टर ताज कि जब तहरीर स्क्वायर पे मूवमेंट शुरू हुआ हुस्नी मुबारक के खिलाफ, तो हेनरी क्लिंटन ने उसको स्टेप डाउन करने से के लिए अपील करने से मना कर दिया, इसलिए कि वो उनका बेस्ट अलाइज था। तो कहीं अमेरिकन पॉलिसीज में आपको तजाद नहीं लगता है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लगता है? And I just get you back to my thinking. Egypt was the other country. Egypt was the other country. So I was missing that. तो ये पांचों हैं, and you are absolutely right. There is no question about it. And जब तक ये US policies इन लोगों को प्रोटेक्ट करते रहेगी और करने की कोशिश करेगी, सोल्यूशन वहां पे होने वाला नहीं है उतना। And unfortunately it is sad, but it is true. हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि साहब, as far as I'm concerned, it was an unnecessary war in Iraq. When it was started in Afghanistan, that was right war, जो भी था, लेकिन extension to Iraq was not right. And unfortunately, इसी प्लान पे ओबामा जीत के आए? नहीं, ओबामा ने कहा कि Obama voted against it. Yes, voted against it. And he did bring the troops back. There is no question about it. But again, he is preparing to send troops back to Iraq. But एक ही चीज होगी, he was not going to send ground troops. अभी बात चल रही है। लेकिन जाएंगे नहीं है। गेन किसको क्या हुआ? जहाँ हमारी छोटी दिमाग काम आती है, I still feel Saddam Hussein was a better protector of so-called democracy, being a dictator. Saying कि Saddam Hussein was a better protector, being a dictator. In that sense, because if you look around Iraq, he was one-person rule. And he has kept everyone under. But Iraq was a better place and a safer place. Safer place. And I know my colleagues, my friends who worked all their life in Iraq when came back to India. तो यह है कि वो तो हुआ, एक तो हो जाता है। तो and it was a purely personal grudge of Bush. He was going to kill my dad. That was the sentence from George Bush about his father. तो वो था, दूसरा था oil. ना इनको ऑयल मिला नहीं खुदा ही मिला ना वसाले सनम। हाँ, लेकिन ये बताइए, अभी ये जो सूरत हाल है पूरे मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? अभी दाइश का जो मामला आया है, ISIS के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका की क्रिएट की हुई टीम है और उस पर गलत भी नहीं, इसलिए सीरिया में बशर असद के खिलाफ दाइश को सपोर्ट किया अमेरिका ने और दूसरे लोगों ने भी किया। लेकिन अब जब दाइश बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं तो उनके लिए आप हवाई हमले कर रहे हैं, ग्राउंड से ट्रूप भेजने की बात करें, तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिकन पॉलिसी इन द मिडिल ईस्ट नीड्स ए रीथिंक? बिल्कुल हुआ ये कि दे हैड अ प्रॉब्लम इन फाइंडिंग आउट हु विल बी द रियल अलाई फॉर देम। जो अपोजिशन जो ग्रो की सीरिया में, दे वर मोस्टली पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स। अच्छा, आई हैव लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम सीरिया हु आर माई कलीग्स एंड फ्रेंड्स। तो जाहिर है वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स हमारे यहाँ पे। तो वहां पे भी जो डिवीजन है लोगों में, व्हाट हैपेंड देयर
कि जो शियाइट्स है वो क्रिश्चियंस दे ज्वाइन हैंड टुगेदर, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वे आर सेपरेट। हमारे यहाँ सुन्नी वर्ल्ड में भी डिफरेंट सेक्ट्स हैं जी। तो अब वहाबीज जो हैं वो अपने जगह पे हैं उनके, हु आर अलाइन्ड विद सऊदी अरेबिया। फिर वहां पर क्या है, साफीज हैं, वो हैं। तो ये जो डिफरेंट विंग्स हुए सबको कंट्रोल ये करने के, तो अमेरिका को जो रियल प्रॉब्लम हो रहा था कि हम किसके साथ जाएं, डील करें या इंगेज करें किसको हम हेल्प करें। कुछ लोग ने हमें अप्रोच की कि प्रेसिडेंट से बात करें उस पर, कि दे वांटेड टू मीट द प्रेसिडेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन एंड ऑफ 11 and early 12. They wanted to have him go out and support that group. प्रॉब्लम हो गया कि जब तक के क्लियरेंस ना हो कि इस ग्रुप के बारे में, अच्छा बहुत सारी ग्रुप्स बनती आई, नहीं आती गई और जाती गई, तो जो बिगेस्ट प्रॉब्लम वही हुआ। अब तो इट्स रियल सैड सिचुएशन वहां पर। और अभी जो ISI जो बना है, जिसको हम कहते हैं, हम तो ये समझते हैं कि भाई जो सो कॉल्ड अलकायदा थे ये तो उनसे भी एक्सट्रीमिस्ट हैं ज्यादा। इवन अलकायदा ने इनसे हाथ झाड़ दिया और इनसे अपना कोई एसोसिएशन नहीं रखा। तो अब तो हम ये देख रहे हैं कि जो हालत है, हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स इनके साथ अलकायदा के साथ हाथ भी मिला लें, किसके साथ इनको। तो कहीं ना कहीं कोई फिलॉसफी, कोई आइडियोलॉजी, कोई प्रिंसिपल की बात नहीं रह गई। अब जो मेन जो रहा है इनके साथ जो सिलसिला रहा, एक तो ये कि जो सप्रेशन जो लोगों का हुआ, स्पेशली सुन्नीस का सप्रेशन काफी हुआ है सीरिया में भी, ऐसी बात नहीं है। और जाहिर है कि वहां पर ये हेल्प करना चाहते थे, अब किसके साथ वो जाएं ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। कमिंग बैक टू इंडिया, ये बताइए, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में वजीर आजम बनते हैं। नरेंद्र मोदी वो हैं जिनको 10 साल तक अमेरिका ने वीजा देने से मना किया, अब वो वजीर आजम है, पहली बार अमेरिका जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। इनके विजिट को लेकर के डेमोक्रेट्स क्या सोचते हैं? अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कितना एंथुसियास्टिक है या स्केप्टिकल है इस विजिट को लेकर? उसकी एक मिसाल हम आपको देते हैं। पहले अब मोदी साहब के बारे में बात करें, हम ग्रेट ब्रिटेन में रहते थे उस जमाने में, जब मेनाकन बेगिन पहले इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हुए, उनके सर पे 50,000 पाउंड्स का इनाम था। क्वीन एलिजाबेथ एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन रिसीव्ड हिम ऑन अ रेड कारपेट। जी, आपने बहुत बड़ी बात की। जी, जब पहले ये सोचना होता है हमें कि भाई ए पर्सन हु मे बी ए टेररिस्ट और ए ऑफेंडर फॉर ए ग्रुप मे बी ए फ्रीडम फाइटर फॉर द अदर। हमारे यहाँ सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्ट किया था मोदी साहब पर, लेकिन ये पॉलिसी आपकी हमास को लेके नहीं है। नहीं, ये पॉलिसी आपके हम आपको बता दें कि वो भी होगी, हमास को भी रिकॉग्निशन होगा, दे विल रिकॉग्नाइज इसराइल। अगर वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लें हमास तो वो टेररिस्ट नहीं होंगे, फिर शरीफ लोग हो जाएंगे, दे विल बी फ्रीडम फाइटर। बिल्कुल, तो वो है। तो मोदी साहब के साथ यही हुआ जो हम लोगों ने, और I mean, it is very clear that lot of civil organization would approach the State Department not to give him visa, and because of the incident which most of us know what happened in 2002. But now he is elected leader of the biggest democracy of the world. So he is most welcome. He deserves his position. We are welcoming the Prime Minister of India. We are not welcoming Mr. Modi. लेकिन ये बताइए कि जो इतने सालों तक इस रिश्ते पे नरेंद्र मोदी की अपना जो ऑरा है और जो शख्सियत है उनका जिस तरह का रिलेशन रहा है, जाहिर सी बात है जब वो वजीर आजम बने तो किस तरह की सोच थी डेमोक्रेट्स में कि आप कैसे डील करेंगे इनसे? आई थिंक जहां तक हमें यही वजह है कि हालात को बेहतर करना है कि रिचर्ड वर्मा को एम्बेसडर बना के इंडिया भेजा जा रहा है, एक इंडियन ओरिजिन के। इंडियन ओरिजिन, ये तो सेकंड नाम है, इससे पहले राजीव का नाम। जी, राजीव का आया था। राजीव ग्रू अप इन माई टाउन। अच्छा, कैंटन। जी, राजीव पेरेंट्स आई नो हिम वेरी वेल। राजीव शाह जी, उसका भी नाम आया था। मतलब ज्यादा उम्मीद थी राजीव शाह होंगे, इसलिए कनेक्शन भी है। राइट, दैट वाज इट। एंड एक्चुअली व्हेन आई मेट हिज पेरेंट्स टोल्ड मी दैट ही मे बी गोइंग टू इंडिया एज एन एम्बेसडर। और उसका रीजन है कि हम गुजराती लोगों से बहुत क्लोज हैं,
and essentially I was supported by them too. So, yeah. लेकिन जहां तक यह है कि कोशिश हमेशा से ही रही है, जब से ये इन्फ्लक्स हुआ है फॉरेन नेशनल्स का अमेरिका में, आप हर स्टेज में देख लें कि कोशिश करते हैं कि हम लोग वहां के ओरिजिन का फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन के आदमी को हम लोग एम्बेसडर भेजें। तो आई थिंक ही फिक्स इट। उसके पेरेंट्स आए थे पंजाब से एंड ही वाज बोर्न देयर, तो ऑब्वियसली ही वाज वन ऑफ द सपोर्टर ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल, प्लस ही वर्कड इन द स्टेट डिपार्टमेंट। तो उनके वर्मा के आने के बाद हम लोग ये समझे कि रिचर्ड वर्मा अब हिंदुस्तान आए हैं और मोदी के जाने से पहले उनका अपॉइंटमेंट हो गया, नाम अनाउंस हो गया है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका हिंदुस्तान को इंगेज करने में और हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर करने में दिलचस्पी ले रहा है। बिल्कुल, और उसका रीजन है कि हम लोग इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे अगर आप एशिया को देखें तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन, जहां तक फाइनेंशियल भी सवाल है कि इट्स ए अप एंड कमिंग कंट्री। आप चाइना है, प्रेडिक्शन ये है कि इंडिया विल बी नेक्स्ट टू चाइना इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आप कितनी चीज शेयर करते हैं इंडिया से, टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है। अब आप देख लें अमेरिका को उठा के, कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ के हमारे इंडियंस नहीं काम करते, कौन सा ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ के इंडियंस नहीं काम करते। अच्छा, यहाँ पे देख लें आप, आपके यहाँ सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फोर्ड की हो रही है, जीएम की हो रही है, तो वो रिलेशनशिप तो हम रखेंगे ना, हम चाहेंगे कि ये लोग हमारे यहाँ आए। हाँ, तो आप ये कह रहे थे कि हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से नरेंद्र मोदी, आपने देखा जापान गए और उसके बाद अभी चाइनीज प्रेसिडेंट ली जिनपिंग यहाँ पे आए, कहीं ना कहीं इनकी अपनी एक पॉस्चरिंग है। इंडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है, मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी शिफ्ट है उसके फॉरेन पॉलिसी में, और कहीं ना कहीं अमेरिका को ये बताने की भी कोशिश कर रहा है कि हमारे रीजनल प्लेयर्स भी इस लायक हैं कि हम उनके साथ दोस्ती करके भी चल सकते हैं। अमेरिका कैसे देख रहा है अभी चाइनीज प्रेसिडेंट की जो विजिट हुई इंडिया में, नरेंद्र मोदी का इतना वार्म वेलकम, उनको कैसे देख रहे हैं आप लोग, डेमोक्रेट्स कैसे देख रहे हैं? उसमें जहां तक हमें अंदाजा है कि जाहिर है ये तो पहला विजिट है इनका, मोदी साहब का, लेकिन प्रेसिडेंट भी जल्दी आएंगे। जाहिर है कि ये माना जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी जाएंगे तो उस पर बराक ओबामा के इंडिया आने की डेट फिक्स होगी। ये नॉर्मल रिलेशनशिप है। बिल्कुल, जो ये रीजन है हमारा, स्पेशली व्हेन वी लुक एट इट, इंडिया है, पाकिस्तान है, मोदी साहब जो चाइना के पास बढ़े, हाथ बढ़ाया, उसका एक रीजन है नवाज शरीफ भी। नवाज शरीफ साहब के रिलेशन चाइना से बहुत स्ट्रांग है, तो इंडिया इसको इग्नोर नहीं करना चाहता था, तो जाहिर है दे वांट टू हैव। और भाई हमारा अपना प्रिंसिपल है, हम सिंपल मिसाल देते हैं कि यूएसए और कनाडा में भी झगड़ा होता था, लेकिन अब हमें वीजा की भी जरूरत नहीं होती, तो व्हाई नॉट वी डेवलप द सेम रिलेशन हियर एज वेल। तो इसमें वक्त लगेगा, हमें मालूम है कि हमें तो सिर्फ 50 से 60 साल हुए, 67 साल हुए, टाइम लगता है, लेकिन जो आप अपने रिलेशन बढ़ाते हैं तो वो दूसरों के हेल्प से ही करते हैं। तो जरा चाइना एशिया में तो बहुत बड़ा रोल करेगा। तो आई थिंक इट्स ए मूव इन द राइट डायरेक्शन फॉर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का टू एंगेज चाइना। एक तो वो, दूसरा ये है कि हमारा इंडो टिबेटियन रोड भी है, जी जी जी, उसके बारे में बात करना है। हमारा मैप्स का भी डिस्टोर्शन है, अरुणाचल और वो जितने हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो जाहिर है उन पे भी बात करनी है। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं। अमेरिका से उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, सो ऑब्वियसली अमेरिका वाज नॉट फर्स्ट ऑन हिज लिस्ट। आई थिंक अमेरिकन बिकेम a country for him because number one he was never allowed to come. Yeah. So that was so उनको आना था। अब मेन चीज है कि उनको तो अमेरिका से करना, और जो दूसरी चीज है कि अमेरिका wants to stay as number one in the world. तो जब नंबर वन आपको रहना होगा तो आपको तो वो काम करना ही है, इनोवेशन करना है, एजुकेशन पे जाना है, दूसरे कंट्रीज के साथ हाथ मिला के रहना है, तो वो सब तो कहीं पीछे नहीं रह सकते हैं, वो आप कितना पर उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी की ये जो विजिट, पहली विजिट होगी नरेंद्र मोदी की, जाहिर सी 12 साल में उनको कोई वीजा नहीं मिला, अब वो जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जाएंगे, तो ये जो पहले की जो खलिश है, जो खटास है रिश्तों में, क्या लगता है कि एक मीटिंग में खत्म हो जाएगी और बराक ओबामा के इंडिया आने का जो रास्ता है वो हमवार हो सकेगा? हम पॉलिटिक्स में बहुत दिन से हैं, मतलब, और पॉलिटिकल खानदान में भी ग्रो किए। हमारी अपने यहाँ क्या
इस लेवल पे आने के बाद पर्सनल एजेंडा नहीं होता है किसी का भी। इस नाट की साहब हमको नहीं वीजा मिला तो हम क्यों उनके साथ हैं। वो ये देखेंगे कि साहब हमारी कंट्री का क्या फायदा होगा, हमारे फ्यूचर जो जनरेशन उनका क्या फायदा होगा अमेरिका जाने से। तो हम नहीं समझते हैं कि वो इस पे कोई सोच होगी उनकी। ये डेमोक्रेट्स कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी को एज ए प्राइम मिनिस्टर? जो जहां तक हम लोग एज ए माइनॉरिटी जो हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है, दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। जैसे कि अगर इवन मुस्लिम्स, इवन सम ऑफ द मुस्लिम्स आई वुड से। जो प्रॉब्लम जो हमारे साथ जो ये है कि हम लोग अपने को टनल विजन ना रखें। चाहे अगर आप मुसलमान भी हैं तो टनल विजन ना रखें। यू शुड लुक इनटू इट, किस ब्रॉडर एस्पेक्ट करके देखें अपने को कि साहब क्या, अगर थोड़ा सा मिसाल ले लें गुजरात का, हम तो इंडिया से बहुत दूर रहे, लेकिन जो हमने सुना कि साहब गुजरात में काफी डेवलपमेंट हुआ, काफी इंडस्ट्रीज आई। गुजरात में राइट भी हुआ, बहुत पहले भी हुआ, तो जाहिर है उसके बाद ही का तो सारा सिलसिला है। लेकिन जहां तक राइट का सवाल है, वो तो खुटपुट तो घर में खानदान में भी 2 भाइयों का होता है, तो उससे उतना इफेक्ट तो नहीं होता है जहां तक ये है। लेकिन यह है कि अगर लोग मिलजुल कर रहें और डेवलपमेंट में काम लें और साथ करें तो जाहिर है प्रोग्रेस तो करना होगा। यू हैव टू लीव सम ऑफ द थिंग्स बिहाइंड कि जब जो हो चुकी, लेकिन आप आगे देखें, आगे कदम बढ़ाएं और ये देखें साहब के एज ए वर्ल्ड पावर, और जो हमने शुरू में कहा था कि भाई ये बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन डेमोक्रेसी तो है जी, तो आगे तो बढ़ना होगा। नाज़रीन, अभी आप बातचीत देख रहे थे डॉक्टर सबाउद्दीन ताज साहब से, डेमोक्रेट हैं। उन्होंने बहुत वजाहत के साथ कहा कि जो नरेंद्र मोदी की विजिट है अमेरिका की, उसको लेके डेमोक्रेटिक पार्टी और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन काफी एंथुसियास्टिक है और ऐसा लगता है कि जो बरसों की जो बर्फ है खासकर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के रिश्तों की, उसमें कहीं ना कहीं वो बर्फ जो है वो पिघलेगी और इतने ऊंचे लेवल पे आने के बाद जो इनफरादी रिलेशन होता है, पर्सनल रिलेशन होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अमेरिका इंडिया को एक इंपॉर्टेंट एलाई के तौर पे देखता है, इंपॉर्टेंट मार्केट के तौर पे देखता है, और वो एक ऐसी ताकत के तौर पे इंडिया अमेरिका को देखता है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आज तकरार में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।